हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। हम लोगों ने देखा था कि स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं और स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं, किस तरह के सॉलिड्स के अंदर स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट इम्परफेक्शन पाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ों की बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पॉइंट डिफेक्ट है वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स किसे कहते हैं और नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट मिल सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जिनके फॉर्मूले में और जिनका आयनिक रेशियो इन दोनों में समानता होती है, यानी जो आयनिक रेशियो उसमें होता है, जो कैटायन और एनायंस के रेशियो होते हैं, उस रेशियो में और उनके फॉर्मूले में उनके कैटायन और एनायंस के रेशियो में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों में समानता होती है। तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम लोग स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर हम लोगों को देखना है कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं वो कैटायंस या एनायंस दोनों में से कोई एक जो होगा वो एक्सेस में होता है और एक जो होता है वो कम होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो कैटायन और एनायन के रेशियो जो होते हैं वो उनके फॉर्मूले में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो उनके फॉर्मूले में जो उनका फॉर्मूला लिखा जाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और कैटायनिक और एनायनिक रेशियो जो होता है वो डिफर होता है। इसी को हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। तो अब डिफेक्ट की बात आती है, तो इसमें कैसे डिफेक्ट आ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो डिफेक्ट होगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स में, जिसमें कि कैटायंस भी होंगे। सपोज करें कि एक क्रिस्टल है AB और A आयन और B आयन से बना हुआ है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होगा कि जो कैटायन और एनायन का रेशियो होगा वो इनके फॉर्मूले से डिफर होगा। तो अभी डिफरेंस का कारण क्या है? डिफरेंस का कारण है कि एक्सेस ऑफ कैटायंस, एक्सेस ऑफ कैटायंस सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक्सेस ऑफ एनायंस, या तो एनायंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो अगर देखो किसी भी मेटल के लिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है या किसी भी एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वही उसकी मेटलिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। तो अगर एक्सेस ऑफ कैटायन है, एक्सेस ऑफ कैटायन है, इसको हम लोग मेटल एक्सेस कहते हैं। अगर एक्सेस ऑफ कैटायन है तो मेटल एक्सेस कहते हैं, जबकि अगर एक्सेस ऑफ एनायन है तो डेफिनेटली कैटायंस की संख्या जो होगी वो कैसी होगी? कम होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग मेटल डिफिशिएंट कहते हैं। कि मेटल डिफिशिएंट, अगर पॉजिटिव आयंस घटते हैं तो मेटलिक प्रॉपर्टी घटती है, तो इसलिए इसको हम लोग मेटल डिफिशिएंट कहेंगे। लेकिन अगर कैटायंस की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। तो ये डिफेक्ट जो होंगे वो अराइजेस होते हैं किसके अंदर? ये डिफेक्ट अराइजेस होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिस्टल्स के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल किसे कहते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल क्या चीज होते हैं, किसे कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल? तो द कंपाउंड्स in which the number of positive ions
number of positive ions and negative ions are not exactly in the ratio as indicated by their formula मतलब ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी कैटायन और एनायन का रेशियो जो होता है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है जैसा कि उनके फॉर्मूले के द्वारा शो किया जाता है, आर कॉल्ड नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल। इसी को नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। तो नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स वो होते हैं जिनके कैटायन और एनायन में जो रेशियो होता है वो उनके फॉर्मूले के द्वारा इंडिकेटेड नहीं होता है, इसी को नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल भी कहते हैं। तो देखो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स या these type of crystals are also known as इनको एक और नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? बर्थलाइट कंपाउंड। बर्थलाइट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर कैटायंस और एनायंस जो होते हैं उनके रेशियो उनके फॉर्मूले के द्वारा शो नहीं किए जाते हैं, उन्हें नॉन स्टाशियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं, नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। और इन्हीं क्रिस्टल्स को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बर्थलाइट कंपाउंड। इनको बर्थलाइट कंपाउंड कहते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स हैं। तो जितने भी ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा बने हुए हैं, ट्रांजिशन मेटल्स मतलब जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनसे अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो नॉन स्टाशियोमेट्रिक होता है। अब रीजन क्या है? क्योंकि केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम लोग डी ब्लॉक के एक एलिमेंट मैग्नीज की बात करें तो +1 से +7 तक वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर आयरन की बात करें, ये भी डी ब्लॉक का है, तो आयरन को देख लो, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 में भी रहता है ये और +3 में भी रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये पाए जाएंगे तो इनका कोई भी कंपाउंड बनेगा उसमें कैटायंस का या एनायंस का जो रेशियो होगा वो डिफर होता है। जैसे अगर वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम का ऑक्साइड जो बनता है, वेनेडियम का क्या बनता है? ऑक्साइड। जो वेनेडियम का ऑक्साइड होगा वो VOX होगा, वेनेडियम का ऑक्साइड। अब यक्स क्या है? यक्स जो होता है वो हमेशा 0.6 से लेके 1.3 के बीच में होता है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन के जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डिफर होता जाएगा। अगर निकिल की ऑक्साइड की बात करें तो निकिल जो होता है ये भी +2 और निकिल जो है वो +3 के रूप में पाया जाता है। तो इस नॉन स्टाशियोमेट्री पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनते हैं कि किसी भी एक क्रिस्टल में मान लो निकिल ऑक्साइड है, तो निकिल का ऑक्साइड है, आपको ये बताना है कि इसमें निकिल +2 कितना है और निकिल +3 कितना है, इस चीज को बताना होगा। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, निकिल का कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, आपको निकिल +3 का बताना रहेगा। तो कितना है, तो इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अभी जानने की बात ये है कि अगर मान लो कि आयरन का ऑक्साइड है, FeO है, ये नॉन स्टाशियोमेट्रिक फॉर्म में मिलता है, तो FeO एग्जिस्ट इन
नॉन स्टाशियोमेट्रिक, नॉन स्टाशियोमेट्रिक जो ये मिलेगा किसमें, नॉन स्टाशियोमेट्रिक फॉर्म में। कैसे, देखो एज Fe जो है यहाँ पे ये 0.95 और O इस तरह से मिलेगा। O 100% है, Fe जो है वो 0.95 है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला जो होना चाहिए Fe1O1 होना चाहिए, रियल में तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Fe में कुछ तो Fe+2 है और कुछ क्या है Fe+3 है। तो आपको बताया क्या जा रहा है कि Fe+2 0.95 है, Fe+2 कितना है 0.95, तो Fe+3 कितना होगा 0.05। समझ में आ रही बात ना। अब इस FeO के फॉर्मूले में Fe+2 0.95 जबकि Fe+3 कितना है 0.05 के बराबर है। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूले के अंदर दोनों प्रकार के आयंस पाए जाएंगे, +2 और +3, और इनका कंपोजिशन जो होता है वो डिफर होता है। तो जितने भी ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कैटायन संख्या में ज्यादा हो रहे हैं, कैटायंस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है, इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। और अगर एनायन संख्या में ज्यादा होंगे तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। आइए और देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। अभी हमने आपको बताया कि वेनेडियम ऑक्साइड हैज नॉन स्टाशियोमेट्रिक फॉर्म। वेनेडियम ऑक्साइड जो है ये भी नॉन स्टाशियोमेट्रिक फॉर्म में होती है। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ BOX वेयर X lies between कितने के बीच में आएगा X 0.6 to 1.3। तो ये भी एक नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल है। अगर जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक ऑक्साइड exist as non-stachiometric crystal। जिंक ऑक्साइड जो है ये भी एक नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स के रूप में दिखाई देता है। कैसे, हैविंग, आगे हम लोग देखेंगे भी, एक्सेस ऑफ जिंक, हैविंग एक्सेस ऑफ जिंक। अब सोच लो कि सर जिंक तो एक्सेस कैसे हो गए, जिंक कैसे एक्सेस हो जा रहे हैं, कैसे जिंक एक्सेस हो जा रहा है, कैसे Fe+2 हो जा रहा है, कैसे Fe+3 हो जा रहा है। सर क्या चार्ज के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, एक +2 है और एक क्या है +3 है, कितना है, एक +2 है और एक कितना है +3 है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं -2 चार्ज है। तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और इसके साथ अगर एक Fe+3 आ गया तो एक प्लस चार्ज तो बढ़ जा रहा है। सर क्या ये क्रिस्टल्स जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, क्या ये क्रिस्टल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे? तो यस ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि जितने प्लस चार्जेस बढ़ेंगे, जैसे मान लो कि 2 Fe+3 आ गए, कितने आ गए 2 Fe+3 आ गए। अब अगर 2 Fe+3 आ गए तो +2 चार्ज जो है वो बढ़ गया, तो एक ऑक्सीजन का जो आयन होगा वो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का आयन क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है, मिसप्लेस हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंडस्ट्रियल साइट्स में आ जाएंगे, और जिस इंडस्ट्रियल साइट्स में इलेक्ट्रॉन आता है उसी को एफ सेंटर्स कहते हैं, या जर्मन भाषा का एक फ्रेज आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्बेनजेंटर। फॉर्बेनजेंटर का मतलब क्या होता है कि फॉर्बेनजेंटर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द कलर, जर्मन भाषा का ये वर्ड है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द कलर। और यही रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एफ सेंटर्स में आते हैं तो वो अपना एक कलर कंपाउंड जो है वो इंपार्ट करने लगता है। तो ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो जिंक ऑक्साइड है
उसमें जिंक एक्सेस में हो जाता है, और जिंक एक्सेस में हो जाने की वजह से ये नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल बनाते हैं। तो स्टाशियोमेट्रिक कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी नॉन स्टाशियोमेट्रिक जो है वो कंपाउंड्स में बदले जा सकते हैं बाय गिविंग सम कंडीशंस। इनको कुछ कंडीशंस अगर दे दिया जाए तो जो स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स हैं वो भी नॉन स्टाशियोमेट्रिक हो सकते हैं। कितना हो गया, मिटा ले। आइए इस चीज को जरूर नोट करने की बात है कि जो स्टाशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल बाय अप्लाइंग सुटेबल कंडीशंस। कुछ सुटेबल कंडीशंस अप्लाई करके इनको नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को जरूर नोट करना, क्योंकि कभी-कभी ये पूछा जाता है कि क्या जो स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स है उनको नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टाशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, स्टाशियोमेट्रिक कंपाउंड्स like sodium chloride, potassium chloride can be converted into non-stachiometric crystal। इनको नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अंडर सुटेबल कंडीशन। कुछ सुटेबल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स को नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं। स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि स्टाशियोमेट्रिक या नॉन स्टाशियोमेट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे कि नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? तो द डिफेक्ट व्हिच ब्रिंग the defect which bring change in overall chemical composition are termed as, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? termed as non स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल या नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट जिससे कि ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है किसी भी क्रिस्टल का, इसी को नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स में या तो पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो एक्सेस होंगे या नेगेटिव आयंस एक्सेस होंगे। क्रिस्टल जो होता है वो होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। क्रिस्टल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आता है, बस केवल इनके पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इन सच क्रिस्टल्स there is excess the change in such crystals there is excess of positive ions or
excess in negative ions, but the crystal is a whole in electrical न्यूट्रलिटी, लेकिन क्रिस्टल जो होता है वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव आयंस एक्सेस में है तो चेंज इन बैलेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन कि इफ द पॉजिटिव आयन इन एक्सेस, अगर पॉजिटिव आयंस कैसे हैं, एक्सेस में है, तो चेंज इन बैलेंस, द चेंज इज बैलेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव आयंस एक्सिस में है तो ये जो चेंज होगा वो बैलेंस किया जाता है किसके द्वारा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के द्वारा। लेकिन अगर मान लो कि नेगेटिव पार्टिकल्स जो है वो एक्सिस में है तो चेंज जो होगा वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, मेटल एटम के एक्सिस के द्वारा। यानी मेटल्स जो होंगे वो एक्सिस में होंगे, और मेटल्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो अगर in case of excess negative ions, so the change is balanced by excess of metals। जो चेंज होगा वो एक्सेस ऑफ मेटल के द्वारा बैलेंस कर लिया जाता है। एक्सेस मेटल एटम्स उसके अंदर लगे होंगे और इन एक्सेस मेटल एटम्स के द्वारा जो इनके चार्जेस होंगे उस चार्जेस को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स पाए जाते हैं या जो नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं इनके टाइप्स कितने हैं। तो इनको हम लोग कई सारे पार्ट्स में बांटते हैं, लेकिन मेनली इनको हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन कौन से टाइप्स हैं नॉन स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट होंगे उनको भी लिया जाता है। पहला तो हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा हो गया नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा। अगर किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर जो नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स है उसमें मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, यानी नंबर ऑफ मेटल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ती है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। तो इन दिस डिफेक्ट cations are in excess। कैटायंस जो होंगे वो एक्सेस में होंगे, यानी कैटायनों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर कैटायनों की संख्या ज्यादा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं।
तो इस तरह का डिफेक्ट जो होता है वो उसके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से डेवलप होता है। तो कौन कौन से कारण होते हैं? तो इसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो है एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसीज के कारण इस तरह का डिफेक्ट डेवलप होता है। तो नोट करेंगे इसी चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि क्या कारण है कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है वो अराइजेज होते हैं। तो दिस डिफेक्ट may arise due to the following reasons। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला एनायन वैकेंसीज। एनायन वैकेंसीज, एनायन वैकेंसीज के कारण जो है वो ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने बात किया था कि एक क्रिस्टल है AB जो ए आयन, बी आयन, ए आयन और बी आयन, यहाँ हो गया बी आयन, ए प्लस आयन, बी आयन, ए प्लस आयन, ए प्लस आयन, बी आयन, ए प्लस आयन, बी आयन, ये एक आयन क्रिस्टल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कोई भी एक जो एनायंस है ये एनायंस हट जाता है यहाँ से और यहाँ क्या बन जाती है, एक वैकेंसी बन जाती है। इस वैकेंसी में क्या ट्रैप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह की वैकेंसीज जो होंगी वो, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ट्रैप हो गया और इलेक्ट्रॉन के ट्रैप हो जाने की वजह से इस क्रिस्टल के चार्ज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एनायनिक वैकेंसी बन गई, एक एनायन इसमें क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर एक एनायन कम हो गया तो डेफिनेटली एक कैटायन क्या हो गया, बढ़ गया। और कैटायन वो पार्टिकल्स होते हैं जो मेटलिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर मेटलिक प्रॉपर्टी जो है वो एक्सिस में आ गई। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्यों, ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज। एनायन वैकेंसीज के कारण जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस may be missing from its lattice sites। जो एनायंस होंगे, जो नेगेटिव आयंस होंगे, ये अपने लैटिस साइड से जो होते हैं वो मिस कर जाते हैं और क्या होता है, लीविंग ए वैकेंसी और होल। इनके पीछे क्या हो जाता है, एक खाली जगह बच जाती है और होल, या जिनको हम लोग होल्स कहते हैं, ये वैकेंसी या होल्स जो होती है उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो दिस vacancy is occupied by an extra electron। ये वैकेंसी जो होगी उस वैकेंसी या होल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, किस लिए, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करे, मेंटेन कर सके। एनायन वैकेंसी जो एल्किल मेटल हैलाइड्स के अंदर होता है, ये उन हैलाइड मेटल हैलाइड्स को हीट करने पर भी उत्पन्न हो सकता है। अगर मेटल हैलाइड्स जो एल्किल मेटल हैलाइड्स है, इन एल्किल मेटल हैलाइड्स को अगर हीट किया जाए तो ऐसी कंडीशन में एनायन वैकेंसीज जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो एनायन वैकेंसीज in alkyl metal halides are produced by heating the metal halide। अगर मेटल हैलाइड्स को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें इस तरह की एनायन वैकेंसीज क्रिएट हो सकती हैं। और हीट करने का एक शर्त है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हीट कर दें। जैसे मान लो कि लिथियम क्लोराइड है, अब इस लिथियम क्लोराइड को अगर हम हीट करेंगे तो लिथियम वेपर्स में करेंगे। किसमें करेंगे, लिथियम वेपर्स में। ध्यान रखना, अगर मान लो कि सोडियम क्लोराइड है तो इसको सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं, तब ये प्रोसेस होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस
वैकेंसीज में आके या होल्स में ट्रैप हो जाएंगे और इसी को एफ सेंटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ सेंटर या फॉरबिडन सेंटर, इसी को एफ सेंटर्स या फॉरबिडन सेंटर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई है इतनी? तो अगर मान लें कि किसी भी एल्कली मेटल हैलाइड्स को हम लोग उस मेटल हैलाइड्स को किसके एटमॉस्फेयर में, एल्कली मेटल्स के वेपर्स के एटमॉस्फेयर में अगर हीट करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में जो एनायंस होंगे वो निकल जाते हैं, उनकी जगह पे एक वैकेंसी अराइज हो जाती है, एक खाली जगह बन जाती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है और जिस वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है उसी को एफ सेंटर्स कहते हैं या इसी को फॉरबिडन सेंटर कहते हैं। फॉरबिडन सेंटर एक जर्मन भाषा का फ्रेज है, जर्मन भाषा का फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि फॉर इंपार्टिंग कलर, कलर इंपार्ट करने के लिए। अब जैसे लिथियम क्लोराइड है, अगर लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर्स में हम गर्म करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये पिंक कलर देता है। इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आकर के इस वैकेंसी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं जो एफ सेंटर्स में आ जाते हैं। तो ये सवाल मैक्सिमम टाइम पे आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई लिथियम क्लोराइड एक्वायर्स पिंक कलर व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर्स। क्या कारण है कि लिथियम क्लोराइड्स को जब हम लोग लिथियम वेपर्स में हीट करते हैं तो ये पिंक कलर इंपार्ट करता है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि व्हेन द लिथियम क्लोराइड हीटेड इन लिथियम वेपर्स देन लिथियम आयंस आर फॉर्म, so the extra generated electrons will trapped into the anionic vacancies। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, गर्म करने पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी तो लिथियम में ही है क्योंकि वही मेटल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है। तो जो इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा वो इस एफ सेंटर्स में आकर के क्या होता है? ट्रैप्ड हो जाता है और एफ सेंटर्स में ट्रैप होने के कारण ये एक अपना कलर इंपार्ट करता है जो लिथियम क्लोराइड के केस में कैसा होता है? पिंक कलर होता है। बात समझ में आ गई इतनी? तो अभी इस चीज को हम लोग थोड़ा सा नोट करेंगे कि एनायनिक वैकेंसीज इन एल्कली मेटल हैलाइड्स, एनायनिक वैकेंसीज इन एल्कली मेटल हैलाइड्स can be produced by heating the metal halide in the atmosphere of alkali metals वेपर्स। अगर एल्कली मेटल्स के वेपर्स में इसको हम लोग हीट करें तो ऐसे में जो एनायनिक वैकेंसीज है एल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं। दूसरी चीज जो हम लोगों को जानना है कि मेटल एटम्स जो होते हैं जब इनको हम लोग हीट करेंगे तो जो मेटल एटम्स होते हैं दे गेट एब्सॉर्ब। ध्यान रखना है यहाँ पे, नॉट एब्सॉर्ब, दैट इज देयर इज टू डिफरेंट फिनोमेना, एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो दो तरह की फिनोमेना हैं जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एब्सॉर्प्शन और एक होता है एब्सॉर्प्शन। दो चीजें हैं, एक तो है एब्सॉर्प्शन और दूसरा क्या है? एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। देखो जब कभी भी हम लोग एल्कली मेटल हैलाइड्स को लेकर के एल्कली मेटल्स के वेपर्स के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं, अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है कि मेटल एटम जो होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है किसके सरफेस पर? मेटल हैलाइड के सरफेस पर। तो जब सरफेस पर होगा तो वो एब्सॉर्प्शन होगा क्योंकि ये मेटल एटम्स जो होंगे वो पूरे बल्क में नहीं पाए जाएंगे, दे आर प्रेजेंट ओनली एट द सरफेस, वो केवल सरफेस पर होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक चॉक स्टिक को लेके हम इंक में डुबाएं और डुबाने के बाद उसको निकाल लें तो उसको तोड़ेंगे अगर तो बीच में व्हाइट रहेगा,
इंक जो होती है वो केवल उस चॉक स्टिक के आउटर सरफेस पर आती है। तो आउटर सरफेस पे जो आती है उसी को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर इंक पूरे के पूरे चॉक में, यानी चॉक को अगर आप कहीं से भी तोड़ो अंदर भी इंक दिखाई दे, तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन एक पूरी बॉडी में होने वाली फिनोमिना है, जबकि एड्सॉर्प्शन केवल सरफेस फिनोमिना है, वो केवल ऊपर होती है, अंदर नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन को। कई तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, फिजियोजॉर्प्शन होता है जो फिजिकल प्रोसेसेस में होता है, केमियोजॉर्प्शन होता है जो केमिकल प्रोसेसेस में होता है, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस भी हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे जितने भी माइनर्स होते हैं, माइनर्स जो कोल माइनर्स है, टॉयलेट की खानों में काम करते हैं, उनके हेलमेट पर फाइनली डिवाइडेड चारकोल लगा होता है। फाइनली डिवाइडेड चारकोल क्यों लगा होता है? क्योंकि चारकोल जो है वो अच्छी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वाला है। माइंस में माइनिंग के दौरान कभी-कभी पॉइजनस गैसेस निकल जाती है, जैसे मीथेन निकल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है, तो ये पॉइजनस और टॉक्सिक गैसेस हैं। तो ये गैसेस जो हैं वो उस व्यक्ति को तुरंत जो है वो इनहेल्ड ना हो जाए, तो जो माउथ है, जो नोज के पास का रीजन है, वहां पे चारकोल लगा हुआ है, दैट इज गुड एब्जॉर्बेंट। वो एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है जो इन गैसों को अपने में क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, तब तक उन माइनर्स को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तो इसके बहुत सारे फिनोमेनाज हैं, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि होता क्या है इस प्रोसेस में, जब हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड को, किसी भी एल्कली मेटल हैलाइड्स को हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एल्कली मेटल हैलाइड्स को हम लोग उस एल्कली मेटल के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि मेटल एटम गेट एब्जॉर्ब, मेटल एटम गेट एब्जॉर्ब at the surface of metal halide। मेटल हैलाइड, जो मेटल एटम होगा वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहां पे? मेटल हैलाइड के सरफेस पर। और हैलाइड आयन क्या होता है? हैलाइड आयन मूव्स टुवर्ड्स, हैलाइड आयन मूव्स टुवर्ड्स, किधर ये मूव करेगा? टुवर्ड द सरफेस। हैलाइड आयन जो होता है वो सरफेस की तरफ मूव करता है एंड कंबाइन विथ मेटल आयन, कंबाइन हो जाता है किससे? मेटल आयन से। फॉर्म बाय द एब्जॉर्ब एटम, formed by the adsorbed atom। जो एड्सॉर्ब एटम के द्वारा बना हुआ है आयंस, उसी के द्वारा ये कंबाइन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, the electrons released in this process diffuse into the crystal, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में वो क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज्ड हो जाते हैं एंड ऑक्युपाई एनायनिक वैकेंसीज। ये एनायनिक वैकेंसीज में चले जाएंगे। इसे एनायनिक वैकेंसीज को हम लोग क्या कहते हैं? एफ सेंटर। तो these anionic vacancies, trapped electrons and called F centers, called F center।
ये एनायनिक वैकेंसीज जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप करके रखती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर्स, और क्या कहेंगे इनको, फॉर्बेनजेंटर, फॉर्बेनजेंटर और वनली फॉर्बेन, या इसी को फॉर्बेन भी कहते हैं। जर्मन वर्ड है मीनिंग कलर, जिसका मतलब क्या हो गया, कलर। फॉर्बेनजेंटर या फॉर्बेन जिसका मतलब होता है कलर। अब ध्यान देना कि ग्रेटर द एफ सेंटर, ग्रेटर द एफ सेंटर, जितने ज्यादा एफ सेंटर्स होंगे, मोर इज द इंटेंसिटी, मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। जितने ज्यादा क्या होंगे, एफ सेंटर्स होंगे, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होती है किसकी, कलर की। अब देखो ध्यान से, अगर NaCl को एग्जांपल ले लें कि NaCl heated with excess of Na कौन सा कलर देगा, गिव्स येलो कलर, गिव्स येलो कलर। अगर सोडियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं एक्सेस ऑफ सोडियम में तो ये येलो कलर देता है। ठीक इसी तरह से अगर पोटेशियम क्लोराइड हीटेड विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम एक्सेस हो तो ये कैसा देगा, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर। और लिथियम क्लोराइड को अगर एक्सेस ऑफ लिथियम में हम हीट करें तो ये कैसा देता है, पिंक कलर देता है, ये पिंक कलर देगा। तो ये तो हो गया आपका एक्सेस, क्या चीज था, जो एक्सेस में क्या होंगे, मेटल्स एक्सेस में अगर होंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या चीज बनेगी, एनायनिक वैकेंसीज बनेगी। वैकेंसीज किसकी होगी, एनायंस की। एनायंस जो होंगे वो मूव हो जाएंगे, तो कैटायंस कैसे हो जाएंगे, एक्सेस में आ जाएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे एक्सेस कैटायन ऑक्यूपेंसी। जो एक्सेस कैटायन ऑक्यूपेंसी होती है वो क्या होगी, यानी कैटायंस जो होंगे वो कहां चले जाएंगे, इंटरेस्टियल पोजीशंस में चले जाएंगे। तो उसके द्वारा जो है वो किस तरह के डिफेक्ट अराइजेस होते हैं। तो दूसरी चीज जो हम लोगों को देखना है वो है एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरेस्टियल पोजीशंस, एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरेस्टियल पोजीशंस। excess cations occupy in interstitial position। जो एक्सेस कैटायंस है वो कहां पाए जाएं, इंटरेस्टियल पोजीशंस में अगर उपस्थित हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो ध्यान से कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या देखा हम लोगों ने, एक तो ऐसा देखा हम लोगों ने मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें जो एनायंस है वो मूव कर जा रहे हैं और एनायंस की जगह पे जो वैकेंसीज बच रही है, जो होल्स बच रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से डिफेक्ट हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऐसा हो रहा है कि जिसमें कैटायनों की संख्या बढ़ जा रही है, तो ये बढ़े हुए कैटायंस जो होंगे वो कहां जाके सेटअप हो जाएंगे, इंटरेस्टियल साइट्स में सेटअप हो जाते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आल्सो बी डेवलप्ड बाय, may also be developed by the presence of extra cations in the interstitial sites, in the interstitial sites।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो भी डेवलप किए जा सकते हैं किसके द्वारा, अगर एक्स्ट्रा कैटायंस उपस्थित हों और ये एक्स्ट्रा कैटायंस जो है वो उस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट्स में हों। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे अचीव होगी? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is achieved by an electron। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अचीव होती है और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूसरे इंटरस्टिशियल साइट्स में पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज अचीव्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन another interstitial sites, another interstitial sites। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूसरे इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर उपस्थित होंगे, तो इससे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। ये डिफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह से होता है। किसकी तरह से होता है? फ्रैक्टल डिफेक्ट की तरह से होगा। एक साइड्स में क्या होगा, एक जो है वो जैसे मान लो कि a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस a प्लस b माइनस a प्लस और b माइनस, ये क्रिस्टल है। अब ये इसका इंटरस्टिशियल साइट्स है, ये इसका इंटरस्टिशियल साइट्स है, इस तरह से ऐसे ये इंटरस्टिशियल साइट्स है। तो अभी इसमें क्या होगा कि कोई भी मेटल मान लो A प्लस जो है वो एक्सेस में आ गया तो ये A प्लस इसमें आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी हो सकते हैं। तो एक A प्लस जो होगा वो एक इंटरस्टिशियल साइट्स में होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दूसरे इंटरस्टिशियल साइट्स में होंगे। ये आता कैसे है? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कि अगर जिंक ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, अगर जिंक ऑक्साइड को हम लोग हीटेड करते हैं तो इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स इनटू येलो कलर में हो जाता है। तो देखो जिंक ऑक्साइड को अगर हीट किया हमने तो ये Zn+2 में और हाफ O2 में इसके साथ क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये कैटायंस जो होंगे वो एक इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाएंगे और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो दूसरे इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाएंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो क्रिस्टल की होती है वो मेंटेन होती है। बात समझ में आ गई? तो Zn+2 आयंस ऑक्यूपाई interstitial sites and electron occupy in neighboring sites। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाइबरिंग साइट्स में होंगे Zn+2 के। Zn+2 एक इंटरस्टिशियल साइट्स में। क्रिस्टल के अंदर मेटल एक्सेस हो जाएंगे क्योंकि +2 आयंस बढ़ेंगे या कोई भी पॉजिटिव आयंस अगर बढ़ता है तो मेटल एक्सेस होगा। तो द क्रिस्टल हैविंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इस क्रिस्टल के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाएगा जिसमें 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, in which 2 free electrons, 2 free electrons होंगे, जिसमें 2 क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। and such solids act as semiconductor, such solids acts as semiconductor। ये सॉलिड जो होंगे वो सेमीकंडक्टर की तरह से काम करते हैं। सेमीकंडक्टर की तरह से काम करने का मतलब क्या होता है? आगे हम लोग जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उस प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो
मेटल्स होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है, उन्हीं को हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो इस सिचुएशंस में होता क्या है कि नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और यही रीजन है कि सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की जो है कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी ये था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की बात कर रहे थे, हम लोग जो है वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट होते हैं या क्या कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, ये दो चीजें जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बची हुई है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टी क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जिसमें दो प्रॉपर्टीज को हम लोगों को फोकस करना है। पहला तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हम लोगों को बात करनी है उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में। नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है और ये कैसे अराइजेस होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स